नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेंद्र सर, केमिस्ट्री फैकल्टी। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज इंडिया एफएसटी 32 का, ठीक है ना, जिसमें पेपर हम लोग हिंदी में डिस्कस करेंगे और 51 टू 75 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन स्टार्टिंग का मैं करूंगा और 76 से लेकर के 100 क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन यानी कि शिल्पा मैम आप लोगों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पेपर जो आप लोगों का एफएसटी 32 का जो बना हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और अच्छे हैं, कंसेप्चुअल भी हैं। तो आई होप आप लोगों का अच्छा मार्क्स भी आया होगा, अच्छे नंबर भी आप लोगों के आए होंगे। तो आइए सर देखते हैं, हमारा मिशन है मिशन 2025 का क्या अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हमारे आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह सर के मुहिम के तहत इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग हैं यहाँ पर, देखिए क्या दिया हुआ आपका है। खंड ए की बात करेंगे, पहला क्वेश्चन 51 क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए कंपाउंड ए दिया हुआ आर्थोक्लोरो क्लोरोबेंजीन, मेटा क्लोरोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा क्लोरोक्लोरोबेंजीन में पूछ रहा है सर्वाधिक गलनांक किसका होगा। देखिए भैया किसकी बात किया गया है, सर्वाधिक गलनांक। तो देखो भैया अगर सर्वाधिक गलनांक की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखो क्या दे रहा है आपका सर्वाधिक गलनांक। इसका मतलब सर क्या होगा, गलनांक की बात करेंगे तो जहां पर क्या बोलेंगे पैकिंग अच्छी होगी, यहाँ इसका मतलब क्या होगा, हम ये बोल देंगे आर्थो मेटा पैरा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आर्थो बोलते हैं। यहाँ क्या होगा आपका मेटा हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पैरा। तो पैरा में तो क्या होती है, पैरा जो होगा पैरा क्लोरोक्लोरोबेंजीन की बात करेंगे तो यहां पर बात करेंगे बेटर पैकिंग होती है किसमें, सॉलिड स्टेट में। क्या होती है, अच्छी पैकिंग होती है सॉलिड स्टेट में, मतलब बेटर पैकिंग होती है किसमें, सॉलिड स्टेट में, ठीक। और वांडरवाल फोर्स की बात करेंगे क्या होता है, ज्यादा होता है। इस वजह से बोलेंगे कि जो पैरा का होता है गलनांक बिंदु क्या होता है, सबसे ज्यादा होगा। तो 51 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो भैया अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 52 का। देखो क्या दिया हुआ है, NiCN4-2 में संकर है। तो देखो संकर की बात करेंगे तो NiCN4 यहाँ पे जो आपका है कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है NiCN4 की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ आपका है -2। यहाँ पे CN क्या है आपका, स्ट्रांग लिगेंड है। अब जब CN स्ट्रांग लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा और इसका जब हम लोग निकालेंगे क्या, निकिल का एटॉमिक नंबर, तो सर यहाँ पे निकिल का जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा कितना होता है, 28 होता है। निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 28 होता है। और यहाँ पे निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, आर्गन का 18 और क्या होगा आपका 3D8 एंड 4s2, लेकिन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 3D8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे तो देखो डी सबसेल में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल। तो देखो भैया यहाँ पे आपका ऐसे हो गया, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे देखो CN स्ट्रांग लिगेंड है तो यहाँ पे जो 3D का है ये हमारा क्या है 3D, ये क्या है आपका 4s है, ये क्या है 4p है। तो ये वाला जब इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे जो डी सबसेल हो जाएगा, इसमें डी सबसेल में एक ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे क्या होगा यस और क्या होगा आपका पी। अब हमको ये समझना है कि यहाँ पे कितने लिगेंड है, 4। तो यहाँ पे देखो 4 ऑर्बिटल को यूज करेंगे, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2। और जब DsP2 होगा तो इसका ज्योमेट्री क्या होगी सर आपकी, बोलेंगे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, वर्ग समतलीय बोलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, DsP2 है, देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 52 का क्या आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट होगा, ठीक है भैया। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं 53 का। देखो क्या दिया हुआ है,
एनिलीन की रिएक्शन जब रिएक्शन कराएंगे NaNO2 के साथ प्लस HCl, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl हो जाएगा। जब N2Cl होगा तो क्या होगा, N2 पे प्लस Cl माइनस होगा, और जब इसकी हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे और जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो जो यहाँ पे होगा क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा आपका फिनाल OH हो जाएगा, और यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी, अब प्लस क्या होगा HCl गैस निकल जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, पूछ रहा है B क्या बनेगा, तो B तो बन जाएगा आपका क्या क्या बनेगा आपका थर्ड ऑप्शन OH, फिनाल बन जाएगा। क्या बनेगा बोले हम लोग, फिनाल। ठीक, अब ये क्या होगा आपका, ए वाला पार्ट है आपका डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है भैया, चल आइए बात करते हैं हम लोग हैं 54 की। देखो क्या दिया हुआ है, प्रयोगशाला में फ्लोरोबेंजीन C6H5 प्राप्त किया जा सकता है फिनाल एवं HF और KF के साथ अभिक्रिया से। एनिलीन के डाइजोनियम के पश्चात BF4 की क्रिया से, बेंजीन से के सीधे फ्लोरीनीकरण से, ब्रोमोबेंजीन के NaF की क्रिया से। नहीं सर, इससे हो जाएगा आपसे। क्यों इससे होगा, आइए देखते हैं। जब हम लोग क्या करेंगे, एनिलीन की रिएक्शन कराएं। एनिलीन क्या होता है, C6H5NH2 होता है, इसको बोलते हैं एनिलीन। जब एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे, किसका डाइजोटाइजेशन कराएंगे, एनिलीन के डाइजोटाइजेशन से। अब देखो एनिलीन का हम लोग क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, NaNO2 क्या हो जाएगा आपका NaNO2 आपके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका N2Cl हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका N2Cl हो जाएगा, डाइजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे BF यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम लोग क्या कराएंगे, जब इसकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HBF4। तो यहाँ पे समझने वाली बात आपकी ये है कि जब इसकी हम लोग रिएक्शन कराएंगे HBF4 के साथ, किसके साथ, HBF4 के साथ, जब यहाँ पे रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, HBF4 के साथ, तो भैया देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ से हमारा क्या, यहाँ एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, प्लस क्या होगा यहाँ से N2 आपकी यहाँ हो जाएगी, प्लस आपका HCl निकल जाएगा। अब प्लस क्या निकलेगा आपका, देखो यहाँ से HCl और क्या निकलेगा आपका BF3, प्लस क्या हो जाएगा आपका BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कौन सा कंपाउंड हमारा बनेगा, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा सर, फ्लोरोबेंजीन। तो किसके द्वारा बनेगा, इसी के द्वारा आपका बनेगा। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं, क्या पूछा गया, क्या 55 पूछा गया, अर्हेनियस समीकरण से अभिक्रिया की दर K=A e⁻⁻E/RT दिया गया। इस समीकरण में ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अगर हम लोग बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी से कम होगा तो क्या होगा, नीचे जाने पर क्या क्या बोलते हैं, अभिक्रिया अणु नहीं करते हैं, ऊपर होगा तभी क्या होगा आपका अभिक्रिया करेगा। तो यह वह ऊर्जा है जिसके नीचे संघट करने पर अणु क्रिया नहीं करता है। ठीक, तो यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो 55 का क्या हो जाएगा बताओ, हमारा सेकेंड इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं 56 का। देखिए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से सही मिलान कर विकल्प बनाइए। देखिए क्या दिया हुआ है, SF6 की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो 6 बॉन्ड पेयर है और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3, और sp3d3 में अगर एक लोन पेयर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकृत अष्टफलकी हो जाएगा। तो ये तो हमारा एक आंसर हो जाएगा। देखो XeO3 की बात करें तो XeO3 की बात करेंगे तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा। जब XeO3 का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा और यहाँ पे एक लोन पेयर होगा तो देखो 3 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और sp3 में अगर एक लोन पेयर है तो कैसा होगा आपका, पिरामिडल से। कैसा होगा बताइए, पिरामिडल। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो देखो sp3 पिरामिड ये हो जाएगा, तो यहाँ आपका क्या होगा आपका थर्ड।
देखो ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, देखो ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मैचिंग कर दिया हमने। सी का 4 कैसे होगा, जब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो 4 1 5 1 6 6 है और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, तो कैसा होगा आपका sp3d2 कैसा होगा आपका वर्ग पिरामिडल हो जाएगा, ठीक ना, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। तो यहाँ फोर्थ हो गया, ठीक है। और डी का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या होगा आपका sp3d2 वर्ग समतली बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भैया आइए बात करते हैं हम लोग है 57 का। क्या दिया है, निम्नलिखित यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु में संकरण का सही क्रम होगा। तो देखो भैया NO2+ की बात करेंगे तो N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। जब इसके संकरण की बात करेंगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या होगा आपका sp, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे लीनियर, क्या बोल देंगे लीनियर, जिसको रेखीय बोलते हैं। SF4 की बात करेंगे तो SF4 आपका ऐसे बनेगा, यहाँ पे आपका ऐसे बन जाएगा। तो जब SF4 ऐसे बनेगा और यहाँ पे क्या 4 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, मतलब 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d हो जाएगा। और sp3d में अगर एक लोन पेयर है तो कैसा होगा आपका सीसा शेप, कैसा होगा आपका सीसा शेप हो जाएगा भैया, ठीक। यहाँ बात करें pF6 माइनर, तो देखो pF6 की बात करें तो हम लोग ऐसे बना लें, ये हो गया आपका, क्या हो गया यहाँ पे sp3 क्या हो जाएगा आपका d2। और sp3d2 की बात करेंगे तो क्या होगा आपका बताओ, यहाँ पे बोल देंगे क्या ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा आपका ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। तो देख सकते हैं sp3d sp3d2 sp3d और क्या बोलेंगे sp3d2, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो 57 का आंसर कौन सा होगा आपका, थर्ड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया। आइए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 58 का। देखो भैया क्या दिया 58 में, पढ़िए सर। 58 की बात करेंगे अगर हम लोग तो यहीं पे देखो क्या आपका दिया हुआ आपका है, देखो दिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया N2+3H2 थ्रू NH3 के लिए 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर Kp का मान इतना वैल्यू दिया हुआ 1.44 × 10⁻⁵ है, जबकि आंशिक दाब के वायुमंडल में मापा गया है। इसमें लिए Kc का मान द्रव्य सांद्रण के साथ मोल पर लीटर में है। पूछ रहा क्या Kc का मान, तो देखो भैया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे N2+3H2 गिब्स क्या हो जाएगा आपका 2NH3। बात समझ में आया। लेकिन सर यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर हम लोग यहीं पूछें आपसे, यहाँ पर हम लोग निकाल दें डेल्टा Ng की वैल्यू, तो डेल्टा Ng वैल्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, मतलब 2 - 4 = क्या हो जाएगा -2। अब यहाँ पे क्या होता है Kp = क्या होगा आपका Kc RT की पावर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा Ng हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है आपसे, क्या Kc का मान, मतलब इसका मान पूछ रहा है, और Kp का मान आपको दिया हुआ है। तो देखो 1.44 × 10⁻⁵ = Kc, और यहाँ पे R की वैल्यू कितना है, क्या दिया है आपका, क्या लीटर में दिया हुआ है, तो 0.0831 × टेम्परेचर कितना दिया है 500 + 273 कितना आ जाएगा आपका 773 केल्विन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखो, हाँ ठीक है, तो देखो भैया यहाँ पे क्या पूछ रहा है Kc, तो Kc = क्या होगा आपका 1.44 × 10⁻⁵ डिवाइड बाई 0.0831 इंटू होगा आपका क्या 773 की यहाँ कर देंगे माइनस, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो मिला लीजिए कौन सा होगा आप में देख लो, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0. हाँ लीटर में दिया हुआ है, ये क्या है क्या है जूल में है, तो जूल में तो हमने पूछा नहीं था, किसने पूछा है लीटर में पूछा है, तो क्या होगा आपका यही फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 58 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है भैया।
चलिए आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं 59। देखो क्या दिया हुआ है, N2O4 के NO2 में विघटन की मानक एंथैल्पी का मान 58.04 किलो जूल है जूल तथा इस अभिक्रिया की मानक एंट्रोपी इतनी दी हुई है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर इस अभिक्रिया के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, एक फार्मूला होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। तो डेल्टा जी की वैल्यू पूछ रहा है और यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो एंथैल्पी चेंज दिया हुआ आपका, मानक एंथैल्पी मान कितना दिया है 58.04 माइनस टेम्परेचर कितना दिया है 25। तो इसका मतलब क्या करेंगे 273 प्लस 25 कर देंगे तो 298 इंटू डेल्टा एस एंट्रोपी की वैल्यू कितना दिया है 176.7। देख लीजिए 126.7, लेकिन ये किस में दिया आपका है जूल पर केल्विन, ये किलो जूल में दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1000 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब जब इसको हम लोग निकालेंगे और यहाँ पे काटेंगे तो 58.04। अब हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे माइनस, सबसे पहले हम लोग क्या करें इसको हम लोग को जब हम लोग किए तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू जो हमारी आएगी यहाँ पे काटे पीटेंगे तो काट लीजिए बेसिक यहाँ पे 300 कर लीजिए, 3 हो जाएगा, 3.3 आ जाएगा। कितना आएगा आपका 3.3 और यहाँ समझेंगे हम लोग तो 52 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 65 हो जाएगा। तो जब हम लोग 52.65 हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे हम लोग समझेंगे तो अब इसको हम लोग घटाएंगे तो घटा लो भैया, देखो कितना आएगा आपका 14 में से 5 जा 9, 9 में से 6 जा 3, यहाँ पे 7 में से 2 जा कितना होगा 5, इतना। तो क्या होगा आपका किलो जूल। तो देखो कितना प्लस में आया है, प्लस में 5.39 किलो जूल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 4 द राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पूछ रहा है मानक मुक्त ऊर्जा मतलब डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी आपकी, हो जाएगी 5.39 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है ना। चलो भैया आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखो भैया यहाँ क्या है आपका 60 दिए गए सेल का मानक विद्युत वाहक बल यह दिया हुआ है। तो पूछ रहा है आपसे क्या होगा, तो हम देखिए हाइड्रोजन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले क्या कर दिया, देखो यहाँ पे H2 किस में जा रहा है आपका 2H प्लस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर इसमें देखो क्या कर रहा है 2H प्लस, यहाँ पे देखो कैथोड की बात करेंगे, यहाँ पे किसकी बात करेंगे यहाँ पे कि देखो यहाँ पे अब यहाँ पे 2H प्लस गिव्स नहीं प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स किस में जा रहे हैं आपके H2 गैस में। ठीक, ये क्या आ रहा है H2 गैस किस में H+ के फॉर्म में जा रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि वहां पे PH2 पहले वाले की बात करेंगे तो यहाँ क्या होगा बताइए, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ क्या होगा आपका, ये हमारा कहाँ पे होता है एनोड पे और ये कहाँ होता है आपका कैथोड पे। अब हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं क्या, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग क्या होगा आपका, देखो लेकिन यहाँ पे किसका फॉर्म में दिया है ln के फॉर्म में दिया है तो लॉग हम लिख दें क्या Kc, लेकिन यहाँ लॉग के फॉर्म में नहीं दिया है। तो अगर लॉग के फॉर्म में नहीं देगा तो हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा आपका RT अपान यहाँ पे n क्या होगा RT अपान क्या कर देंगे बताइए हम लोग यहाँ पे NF। तो n की वैल्यू दो कितना हो गया आपका, यहाँ से कितने का चेंज आ रहा है n की वैल्यू आपका हो जाएगा 2। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा 2F ln। अब ln क्या होता है आपका, क्या बोलेंगे, देखो यहाँ देखो PT 2 दिया हुआ है तो कैथोड माइनस कैथोड प्लस क्या होता है एनोड, यहाँ पे क्या होगा आपका P2 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पे P1। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखो यहाँ पे कहीं प्लस नहीं दी माइनस नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं RT अपान 2F माइनस को हटाएंगे तो क्या होगा ln P1 अपान क्या हो जाएगा आपका P2।
इसका मतलब क्या होगा आपका ln P1/P2 हो जाएगा। और यही है जो हमारा आंसर आएगा, कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 2 दिया हुआ है, यहाँ पे फिर भी F दिया हुआ है। ठीक है भैया, चलिए आइए बात करते हैं क्या दिया 61 में। यक्ष तत्व के लिए आयनीकरण ऊर्जा का बढ़ता हुआ मान नीचे दिया गया है। देखो फर्स्ट आयनीकरण ऊर्जा ये दिया हुआ है, फिर दूसरा दिया हुआ है, फिर तीसरा दिया है, फिर चौथा दिया है। चौथे के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें एनर्जी का गैप क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होगा आपका फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, यहाँ क्या होगा हाईएस्ट होगा। क्या होगा आपका हाईएस्ट हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा आपका। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी गैप, मैक्सिमम एनर्जी गैप है। तो देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है तो यक्ष परमाणु के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो फोर्थ हो जाएगी। क्या होगी? फोर्थ, क्योंकि चौथे के बाद हाईएस्ट एनर्जी आएगा, चौथे के बाद पांचवें में। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्या दिया है 62। 62 की बात करेंगे तो एल्कीन की रिएक्शन हाइपोक्लोरस एसिड HOCl के साथ करा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, HOCl तो यहाँ पे क्या Cl प्लस HO माइनस होता है। और जब इसकी हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पे M क्या बनेगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2। अब किसी को कहीं पे भी जोड़ दीजिए तो अगर ये बॉन्ड इधर से इधर टूटता है तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बनेगा, इधर निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा Cl, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH। लेकिन यहाँ पूछ रहे R की जब रिएक्शन कराएंगे तो CH2 मतलब इसको बोलते हैं ग्लाइकाल। क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकाल। ठीक, अब ग्लाइकाल बनाना है तो कैसे बनेगा आपका, इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो क्या बन गया CH2OHCl। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, देखो यहीं पे तो बन रहा है CH2Cl और यहाँ पे क्या होगा CH2OH तथा जलीय। अब देखो एक्वस, यहाँ R क्या लेंगे हम लोग, R मतलब ले लेंगे एक्वस, क्या ले लेंगे हम लोग बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट NaH, क्या होगा आपका CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लेंगे। तो यहाँ पे Cl किस में चेंज हो जाएगा आपका OH में, मतलब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा आपका, ये Cl निकल जाएगा और OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका ग्लाइकाल। तो यहाँ पे जो 62 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो बताइए क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा बताइए भैया, सेकेंड इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आओ भैया, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, 63। देखो भैया क्या दिया है, ये दिया हुआ नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड को पूछ रहा है क्या करना है। तो ये CF6 PF5 एंड I3 माइनस और XCF2 जैसी परमाणु प्रजातियां अष्ट नियम के उल्लंघन करते हैं। क्यों अष्ट नियम का उल्लंघन इसलिए करते हैं, जिसके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हाइपर वैलेंट बोलते हैं, जिसपे 8 से कम होता है इसको हाइपोवैलेंट बोलते हैं, और जिसका 8 होता है वो क्या होता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, विस्तारित अष्टक तत्वों को उसको हाइपर वैलेंट यौगिक कहा जाता है। एकदम सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ देख सकते हैं कथन फर्स्ट और कथन दोनों गलत है। कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकेंड गलत है। कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकेंड क्या है, सही है। कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड क्या होंगे आपके, दोनों सही हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा आपका, फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए सर आइए बात करते हैं 64। क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, मतलब करेक्ट पूछ रहा है आपसे, जिसके आगे दिए गए अणुओं के आधार पर दिया गया है। तो देखो यहाँ पे आकार पूछ रहा है, तो आयनिक रेडियस की बात करें एकदम सही है, जिसपे निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होता है उसका आयनिक रेडियस उतना ज्यादा होता है, और जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसका आयनिक रेडियस क्या होता है, उतना ही कम होता है। तो भैया एकदम सही हो गया। यहाँ पूछ रहा है नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज की हम लोग बात करते हैं तो बताओ ये क्या है, सही है या गलत है, देख लो भैया। न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे तो देखो न्यूक्लियर चार्ज नाभिकीय आवेश, तो यहाँ पे देखो क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या है तो आपका गलत हो गया। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे तो बेरिलियम का तो सबसे कम होता है। इसका मतलब सर यहाँ बेरिलियम की बात करेंगे तो क्योंकि फुल फील्ड होता है तो इसका 0 होता है आपका। अब लिथियम और बोरान की बात करेंगे, फिर पहले आता है बोरान, फिर क्या आएगा आपका लिथियम, और फिर क्या आता है कार्बन। कहीं कहीं बुक्स में भी दिया है लिथियम को पहले कर दिया इसको बाद में, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन तुरंत एक्सेप्ट करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेरिलियम गैस की तरह, इसलिए यही इसका क्या होगा, करेक्ट आर्डर हो जाएगा। ठीक,
आयनन ऊर्जा की बात करेंगे तो आयनन ऊर्जा देखो, आयनन ऊर्जा फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे जाता है, क्या घटती है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इसका तो सब कम कर दिया है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका, यहाँ इसका ऐसे होना चाहिए। तो क्या होगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं हम लोग हैं, यहाँ क्या दिया हुआ आपका है 65। देखो क्या दिया, मेथेन की संभवन उष्मा का मान क्या होगा यदि कार्बन की दहन उष्मा, मतलब कार्बन का दहन उष्मा, मतलब क्या बोले हम लोग, C+O2 से क्या बन जा रहा है हमारा CO2। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे दिया इन्होंने, -x किलो जूल पर मोल। चलो भैया, जल का संभवन उष्मा, जल का संभवन उष्मा, इसका मतलब क्या बोलेंगे, H2 प्लस हाफ O2 से, इसका मतलब क्या बन जाएगा आपका, H2O बन जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू कितना दिया है, माइनस का y दे दिया है। चलो भैया, किलो जूल पर मोल दे दिया है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या, मीथेन की, क्या पूछ रहा है, दहन, मतलब CH4 मीथेन का कंप्लीट कंबस्शन करा रहे हैं, O2 के साथ रिएक्शन करा देंगे तो CO2 प्लस क्या बन जाएगा आपका H2O। इसके 2 मोल ले लो भैया। अब क्या बन जा रहा है, यहाँ पे इसकी बात करेंगे तो क्या दिया है, माइनस का Z क्या किलो जूल पर मोल। लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे, मीथेन का संभवन करा रहे हैं, देखा ना आपने, संभवन करा रहे हैं, इसका मतलब मीथेन हमको बनाना है। तो कैसे बनेगा आपका मीथेन, हमको ऐसे बनेगा C+2H2 गिब्स क्या बनाना है आपको है, CH4 बनाना है, ये हमको बनाना है। तो देखो C कहाँ है, रिएक्टेंट के साइड में, तो ये तो जो है वैसा ही बनेगा, ठीक। तो यहाँ पे तो क्या होगा, माइनस का x हो जाएगा। इसको हमको क्या करना है, इसके 2 मोल लेने हैं, तो इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2y हो जाएगा। अच्छा, यहाँ क्या करना है, देखो यहाँ पे CH4 रिएक्टेंट है, इसको प्रोडक्ट साइड में इसको ऐसे चेंज कर दें तो क्या होगा, प्लस का Z हो जाएगा। तो यही भैया हमारा आंसर हो जाएगा, -x -2y प्लस Z, -x -2y प्लस Z। देखो यही फोर्थ ऑप्शन है आपका, हो जाएगा क्या, किलो जूल पर मोल। क्या बोलेंगे हम लोग, किलो जूल पर मोल या मोल इनवर्स बोल देंगे। तो 65 का आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, आइए बात करते हैं हम लोग हैं 66 का। देखो भैया क्या दिया है, 66 में पूछा गया है उस विलयन का हिमांक क्या होगा जिसमें 8.1 ग्राम HCl घुला है। क्या पूछ रहा है आपसे, 100 ग्राम जल में यदि अम्ल 90% आयनित होता है तो जल का KF 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल हो तो पूछ रहा है आपसे। आइए सर, जब इसका मतलब क्या करें हम लोग, HCl को अगर हम लोग डिसोसिएट करें, सॉरी HBr को अगर हम लोग डिसोसिएट करेंगे तो सर क्या हो जाएगा आपका, H प्लस प्लस क्या बन जाएगा आपका Br माइनस। यहाँ पे बात करें हम लोग T इक्वल टू 0 पे, अगर यहाँ पे 1 हो तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 0 ले लीजिए। T इज इक्वल टू, अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ क्या मान लें, अगर अल्फा तो यहाँ 1 माइनस अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा और अल्फा। टोटल आई की बात करें, टोटल मोल आई की बात करेंगे तो ऐसे टोटल मोल की बात करेंगे सर तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा इसे काट देंगे तो कितना आएगा 1 प्लस अल्फा। और अल्फा की वैल्यू की बात करेंगे 90% आयनित हो रहा है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 0.9। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 0.9 कितना आ जाएगा 1.9। आइए अब हम लोग बात करते हैं क्या, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा आपका आई इंटू स्मॉल एम इंटू क्या होता है के एफ। तो आई की वैल्यू कितना दिया है 1.9। अब यहाँ पे मोललिटी की वैल्यू क्या है, मोल ऑफ सल्यूट, देखो क्या बोलेंगे वेट ऑफ सल्यूट 8.1 अपन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट HBr का जो होता है मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 81 होता है। आओ भैया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसके लिए, सल्यूट के लिए, ठीक, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ देखो जल में मतलब क्या होगा 100 ग्राम जल में, तो क्या हो जाएगा 100 ये है, तो अगर 100 ग्राम जल है तो किलोग्राम में क्या होगा 1000 से ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इनटू 1.86। तो जब इसको देखो यहाँ से काट देंगे तो कितना आएगा आपका 0.1, यहाँ पे 9, तो क्या हो जाएगा आपका
यहाँ इसको हम काट दें हम लोग ऐसे, यहाँ पे इसको हम लोग 2 ऐसे काट दिए, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा आपका 1.9 इंटू 1.86। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 19 छके 102 114 4 11 19 8 152 152 53 163 163, तो 3 हो जाएगा और 16 19 की नम 19 और 16 19 एक 20, अब 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, तो 2 1 3 आपका यहाँ हो जाएगा 3.5। तो देख सकते हैं आप क्या आ जाएगा आपका 3.5। तो देखो भैया यहाँ पे आया 3.53 क्या होगा आपका डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका ये पॉजिटिव में, यहाँ पे सब माइनस क्या दिया आपका है, क्या दिया आपका है उसमें दिया हुआ है। अब हमको कैसे करें, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा आपको क्या, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ये तो डेल्टा टीएफ है। क्या पूछ रहा है, बिलियन का हिमांक क्या होगा, मतलब क्या पूछ रहा है, टीएफ पूछ रहा है। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है 0, यहाँ पे क्या 0 माइनस डेल्टा टीएफ। तो क्या बोल देंगे 0 माइनस क्या हुआ 3.534 डिग्री सेल्सियस। तो कितना आ जाएगा माइनस का 3.53534 डिग्री सेल्सियस। तो देख सकते हैं आप क्या दे दिया आपका है, माइनस का दिया 4th ऑप्शन दिया हुआ, कितना दिया है देखो माइनस का 3.53 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 67 का। देखो क्या दिया है, जब धातु के लवण XYZ का विद्युत अपघटन समान स्थिति तथा समान विद्युत धारा की उपस्थिति में किया जाता है तो 4.2 ग्राम 5.4 ग्राम एंड 19.2 ग्राम Z कैथोड पर जमा हो जाते हैं। यदि XYZ का परमाणु भार इतना दिया हुआ है तो XYZ की संयोजकता का अनुपात क्या होगा। आइए भैया हम लोग बात करें तो ग्राम पर मोल की बात करें तो देखो मोल इज इक्वल टू क्या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो 4.2 अपॉन इसका मोलर मास कितना हो दिया हुआ आपका 7। ठीक, ये क्या है आपका Va डिवाइड बाई Vx इज इक्वल टू कितना दिया है 5.4 अपॉन कितना दिया है 27 अपॉन Vy हो जाएगा इज इक्वल टू दिया हुआ 19.2, ये क्या है आपका x है, ये क्या है y है, ये क्या है आपका z अपॉन कितना दिया है 64 डिवाइड बाई मोल पर लीटर बोलते हैं ना, तो क्या होगा आपका Vz हो जाएगा। अब यहाँ 7 छक्के 42 तो क्या होगा 0.6 Vx हो जाएगा इज इक्वल टू 27 दूना 54 0.2 Vy हो जाएगा इज इक्वल टू 36 18 तो कितना आएगा आपका 0.3 Vz हो जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं, अब इसको हमको रेशियो निकालना, क्या संयोजकता पूछा है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालें Vx अपॉन Vy कर दीजिए, तो Vx अपॉन Vy, तो Vy नीचे चला गया तो 0.2 अपॉन 0. क्या है आपका 6 है, तो कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 3 आ गया। फिर क्या करेंगे Vx अपॉन Vz कर दीजिए। ठीक, तो Vz कर देंगे तो Vx देखो Vz की वैल्यू 0.3 अपॉन Vz की वैल्यू क्या Vx वैल्यू कितना 0.6 आ गया, मतलब 1.2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका Vx रेशियो Vy रेशियो Vz की बात करें तो देखो Vx की वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, कितना दिया है मतलब 0.2 मतलब 1 ही दिया, देखो वहाँ पे 1 तो 1 लिख देंगे। Vy की वैल्यू बात करें हम लोग तो देखो Vy कितना दिया है 3 दिया हुआ है, यहाँ 3 कर दें। Vz की वैल्यू बात करेंगे तो 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा 2। इसका मतलब सर क्या हुआ, इन्होंने ये बताया है कि x का a और क्या बोलेंगे y का आपका a और z का आपका क्या हो जाएगा आपका 2। तो यही आपका हुआ 1:3:2, 1:3:2 सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए क्या पूछा है, सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल की बात करेंगे तो क्या बोलेगा एसिडिक स्ट्रेंथ -I - R +I + R होता है।
हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो डायरेक्टली इक्वल टू माइनस आई माइनस आर, दूसरा क्या होता है प्लस आई प्लस आर। अब सर क्या बोले हम लोग यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे NO2 क्या है माइनस आई माइनस आर, यहाँ पे क्या है प्लस आई हो जाएगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, उस पे माइनस आई डोमिनेंट होता है, तो देखो यहाँ पे इसका तो सबसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक। और सभी क्या है एल्कोहल है। बात समझ में आया कि नहीं आया बताइए भैया, कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग है नीचे दिए एमीन्स को उसके घटते हुए पीकेबी की मान के क्रम में व्यवस्थित। पीकेबी देखो भैया, पीकेबी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ क्या होगा आपका केबी। इसका मतलब क्या, जिसका केबी की वैल्यू जितना ज्यादा उसका पीकेबी की वैल्यू उतना कम हो जाएगा। तो पूछा दिए गए एमीन घटते हुए क्रम में पीकेबी करना आ रहे हैं, तो केबी किसका ज्यादा होगा, एलिफैटिक एमीन का सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो पीकेबी उसका सबसे कम हो जाएगा। मतलब पीकेबी घटते हुए क्रम में करना, तो सबसे ज्यादा पीकेबी किसका होगा बताओ भैया, सबसे ज्यादा पीकेबी की वैल्यू किसकी होगी आपकी, बताओ बताओ भैया। जो आपके क्या होंगे एरोमेटिक एनिलीन होंगे, तो एरोमेटिक एनिलीन की बात करेंगे तो देखो भैया यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, देखो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका 69 की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे एनिलीन यहाँ पर है और यहाँ पे 2 डिग्री एनिलीन है, तो बताओ भैया 1 डिग्री एनिलीन और 2 डिग्री एनिलीन की बात करें हम लोग तो बताओ यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही होगा, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए भैया क्या होना चाहिए। अगर पीकेबी की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होता है आपका पीकेबी, तो देखो भैया ये क्या है एनिलीन है, अच्छा। और अगर एनिलीन की बात करें ये क्या है आपका, ये देखो यहाँ पे ये एलिफैटिक एनिलीन हो गया, ये सॉरी एरोमेटिक एनिलीन है, ये एलिफैटिक है, ये 2 डिग्री क्या है क्या आपका एलिफैटिक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा कौन सा होगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा 69 का थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग हैं क्या 70, देखो कहा दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक समयावता देगा, तो यहाँ पे देखो CN6 लिगेंड है सेम है, तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं भैया। यहाँ बात करें Cl4 है सेम है, तो सिस्टेंस कैसे दिखा पाएंगे हम लोग। यहाँ पर भी प्रकाशिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए आपका 6 होना चाहिए, ठीक। अगर भैया यहाँ हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बात करेंगे तो इसको बोलते हैं C2O4 को ऑक्जेलेट। तो देखो भैया अगर हम लोग इसको बनाएं तो Cr और यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, आप इसको बोलते हैं क्या C2O4, तो C2O4 तो हम लोग इसको ऐसे बना लें, यहाँ C2O4 हम लोग ऐसे बना दें और फिर हम लोग क्या करें C2O4 हम लोग ऐसे बना दें। अगर इसका हम लोग मिरर लगा दें यहाँ पे तो क्या बन जाएगा यहाँ भैया Cr और आपका देखो ये दोनों इधर चले जाएंगे, यहाँ पे C2O4 C2O4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये इधर चला जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे थोड़ा बना दें और अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ इसको हम ऐसे बनाए C2O4 तो आपका ऐसे बन जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा फॉर्म बनेगा, तो ये D फॉर्म बनता है और ये क्या बनता है आपका L फॉर्म बन जाएगा। तो D एंड L फॉर्म क्या होते हैं, दूसरे क्या होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसको बोलते हैं, प्रकाशिक समावयवता को प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना भैया। आइए बात करते हैं हम लोग हैं क्या 70, देखिए हम लोग बात करते हैं 71 का। देखो क्या दिया हुआ है, दिया गया नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। पूछ रहा है पानी के अणु में OH कोण 104.5 पर टिकती है, एकदम सही है। यहाँ अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे H2O का तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 लोन पेयर की वजह से यहाँ पे इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री होता है। एक अकेला जोड़ी इलेक्ट्रॉन की अकेला जोड़ी प्रतिकर्षण बंधन जोड़ी प्रतिकर्षण से अधिक होता है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, लोन पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन क्या होगा ज्यादा, इस वजह से क्या होगा इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 104.5 डिग्री होता है। तो 71 का आंसर आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा आपका एकदम सही है, क्योंकि असर्शन और रीजन क्या होंगे दोनों सही होंगे
और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप क्या होगा, आपका असर्शन होगा। तो यहाँ इसका मतलब क्या, दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। थर्ड इज द राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। आइए भैया बात करते हैं 72 का। देखो क्या दिया हुआ, अष्टफलकीय संकर ये दिया हुआ है, पूछ रहा है मैं कितने संभावित समावयव होंगे। तो देखो भैया यहाँ पे क्या बाइडेंटेड लिगेंड है, ये अमोनिया के 2 हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका सिस और ट्रांस फॉर्म भी बनेगा और क्या बनेगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आपका सिस फॉर्म बनेगा। इसका मतलब तो बोल सकते हैं हम लोग हैं कि यहाँ पे कितने आइसोमर होंगे, सिस फॉर्म बनेंगे और इसका ट्रांसफॉर्म बनेगा और दूसरा क्या बनेगा इसमें एंड होगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कौन सा लेंगे हम लोग, सिस फॉर्म ले लेंगे। तो टोटल ओवरऑल आइसोमर की बात करेंगे तो कितने बनेंगे आपके, 3 बनेंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग हैं 73 का। देखिए क्या दिया, निम्नलिखित परिवर्तन में अभिकर्मक होगा। तो देखो भैया अगर हम अभिकर्मक की बात करेंगे तो देखो यहाँ से हमको क्या एल्काइन बनाना है। तो एल्काइन कैसे बनेगा, या तो एल्कोहलिक KOH या सोडामाइड के साथ रिएक्शन या एक्वस KOH सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो बताओ भैया कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताइए आप लोग कौन सा आंसर होना चाहिए। इसका मतलब सर क्या होगा, अगर हम लोग एल्कोहलिक ले लेंगे, एल्कोहलिक KOH लेते हैं और सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से H और Br, यहाँ से H निकल जाएगा तो H जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एल्कोहलिक KOH तथा NaNH2 सोडामाइड ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका एसिटिलीन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या है एल्काइन। क्या बनेगा आपका एसिटिलीन। ठीक है भैया, चल आइए बात करते हैं 74 का। देखो निम्नलिखित ब्रोमाइडो ये दिया हुआ है, पूछ रहा है SN1 अभिक्रिया का सही क्रम है। तो भैया जान लो SN1 अभिक्रिया का सही क्रम की बात करेंगे तो क्या होता है आपका 3 डिग्री 2 डिग्री और क्या होता है 1 डिग्री होता है, कैटायन की बात करेंगे। और दूसरी बात याद रखिएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, फिर क्या बनता है आपका फाइनली प्रोडक्ट बनता है, 2 स्टेप में रिएक्शन होते हैं आपके, तो ये आपको याद रखना है। अब आपको समझना ये है कि अगर हम लोग बात करें यहीं पे तो देखो अगर हम लोग यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ तोड़ेंगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे एलाइलिक कार्बोकैटायन, क्या बोलेंगे एलाइलिक ग्रुप हो जाएगा, तो एलाइलिक कार्बोकैटायन हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा आपका ये सबसे ज्यादा मोर स्टेबल हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। बी के बाद ये 2 डिग्री है 1 डिग्री है, तो बी के बाद ए और ए के बाद क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। तो 74 का आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। बी के बाद क्या होगा आपका सी के बाद बी के बाद सी आएगा ना यार, तो क्या होगा BCA हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 डिग्री है, इसको 2 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री है, तो क्या होगा आपका बी के बाद सी के बाद कौन सा हो जाएगा आपका ए, तो BCA थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए बात करते हैं 75 का। देखो क्या दिया है, यौगिक CrCl3.6H2O का मैग्नेटिक मोमेंट 3.83 है, तो इसकी CsFe का मान क्या होगा। सबसे पहले इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स बना लें। देखो भैया CrH2O6 और यहाँ पे क्या है Cl3, यहाँ पे H2O क्या है वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते नहीं है, और जब इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा +3, और जब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 होता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन का 18 और 3d5 4s1 लिखते हैं, और जब इस पे +3 चार्ज आएगा इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका आर्गन का 18 और क्या हो जाएगा आपका 3d3। अब क्वेश्चन ये है कि देखो इस यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डी सब सेल की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो डी सब सेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3। अब अगर हम लोग CsFe की बात करें तो यहाँ पे CsFe में क्या होता है आपका, यहाँ पे 3 नीचे हो जाएंगे और 2 आपके ऊपर हो जाएंगे। वीक लिगेंड है तो तीनों इलेक्ट्रॉन नीचे ही जाएंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका ऐसे आपका बैरी सेंटर होता है। क्या होता है बैरी सेंटर होता है। जब बैरी सेंटर हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे
क्या CSFP। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करेंगे तो माइनस का 0.4 क्या होगा आपका, इधर 2/5 होता है, नीचे माइनस का 2/5 होता है, ऊपर क्या होता है 3/5 होता है। तो देखो भैया क्या होगा, माइनस का 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस 0.6 क्या होगा आपका, क्या होगा आपका यहाँ पे ये T2G होगा, क्या होगा आपका T2G, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं T2G बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं EG। तो क्या होगा आपका EG ऑक्टाहेड्रल और प्लस क्या होगा आपका P मतलब पेयरिंग एनर्जी। तो देखो भैया यहाँ पे T2G में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो माइनस 0.4 इंटू 3 हो जाएगा, और EG में कितने हैं आपके 0, पेयरिंग में भी कितने हैं 0। तो देखो निकाल लोगे तो माइनस का क्या होगा आपका 1.2 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब सर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1.2 आ जाएगा। देखो यही आंसर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 75 का जो हमारा आंसर हो जाएगा कितना आएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। तो ये रहे हमारे 51 to 75 क्वेश्चन, यानी कि 25 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और आप लोगों के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे। तो अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लाइट प्रयास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने नीट की प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग FST टेस्ट नंबर 32 का पेपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें स्टार्टिंग के क्वेश्चंस आपको उपेंद्र सर ने करवाए हैं और उसके बाद 76 to 100 का पेपर डिस्कशन मैं करवाने वाली हूँ। तो जल्दी से देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है। किसी अभिक्रिया की दर नियतांक 200 केल्विन पर 400 केल्विन ताप पर दर नियतांक का 10 गुना कम होती है, तो अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा क्या होगी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछा गया है। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर आपका 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। ठीक है, फॉर्मूला ये यूज होगा। वैल्यूज आपको क्या रखनी है, अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, वैल्यूज की अगर हम बात करें तो K2 अपॉन K1 की बात करो तो जो अभिक्रिया की दर है, यहाँ पर अभिक्रिया की दर क्या बताई गई है 10 गुनी हो जाती है, यानी कि अगर हम K2 की बात करें तो ये 10K हो जाती है, 10K प्रारंभिक जो दर है उससे। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन 2.303 R एज इट इज रखेंगे क्योंकि R की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखी गई है, ऐसे ही सॉल्व किया गया है। अपॉन 1 अपॉन T2 क्या है 400 केल्विन है, माइनस 1 अपॉन 200। ठीक, इसे और सॉल्व करो, ये कितना हो गया, K से K log 10 1 हो गया। अब ये 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अगर देखो ये को इधर रखो, अच्छा इसे और सॉल्व कर लो, अगर इधर इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लमसम कितना आ जाएगा 4 दूनी। अगर यहाँ पर देखोगे इसका एलसीएम लेकर और इसे सॉल्व करो, ठीक, यहाँ पर इसे सॉल्व करो, इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू कुछ एक डिजिट बन जाएगी और ये डिजिट इधर आ जाएगी, तो हम EA की वैल्यू ओवरऑल फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर EA की वैल्यू ओवरऑल आप अगर देखोगे तो नीचे ये देखो 80,000 समथिंग उधर आएगा और उधर क्या हो जाएगा 400 माइनस 200 बचेगा 200, तो ओवरऑल वैल्यू जो आपकी आएगी एट द एंड वो 921 पॉइंट कितना आएगा 2R ये आएगी। ठीक, यानी कि इसे पूरा सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिल जाएगी 921। अब 921 कौन सा ऑप्शन है, अगर ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन है आपका सेकेंड ऑप्शन। समझ आया, सारा कैलकुलेशन का खेल है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77, ये कह रहा है निम्नलिखित यौगिक पर विचार करें। अब ये यौगिक आपको दे रखे हैं, ठीक, अब इनके लिए क्या बताना है, इनका सही ऑर्डर का क्रम आपको बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की जो हमारे एलिफेटिक अमाइन होते हैं, यानी कि एलिफेटिक अमाइन होते हैं वो ज्यादा, अगर हम यहाँ बात करें क्रम में वो ज्यादा अधिक वो होते हैं क्रियाशील। ठीक, अब अगर हम दूसरी बात करें, अगर यहीं पर हम यहाँ पर देखें दूसरी एलिफेटिक अमीन जो होते हैं अधिक प्रबल क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस हम कह सकते हैं, प्रबल क्षारक होते हैं कंपैरिजन विद एरोमेटिक। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखें
तो सेकंड वाला, अगर थर्ड ऑप्शन देखें, यहाँ देखो कुछ लगा नहीं है ग्रुप, तो ये नहीं होगा, तो सेकंड ऑलमोस्ट कहीं हमारा लास्ट में। थर्ड की बात अगर करें तो यहाँ पर इफेक्ट कौन सा लग रहा है, यहाँ पर आपका प्लस इफेक्ट लग रहा है, ठीक, यहाँ पर प्लस इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर माइनस इफेक्ट लग रहा है। अब इस हिसाब से देख लो तो फर्स्ट होगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, थर्ड, यानी कि फर्स्ट देन थर्ड आएगा। अब अगर हम सेकेंड और फोर्थ की बात करें तो सेकेंड हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ये क्रम आपका बन रहा होगा इस यौगिक के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा क्रम में, फर्स्ट थर्ड सेकेंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकेंड और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सबसे ज्यादा प्रबल क्षारक की अगर हम बात करें ये होगा, ठीक, फर्स्ट वन। नेक्स्ट 78 कह रहा है अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित क्रम में। अब एक अभिक्रिया दे रखी है, यहाँ टॉयलिन है जिसकी अभिक्रिया कराई जाती है KMnO4 से, तो A उत्पाद मिलता है, फिर यहाँ पर SOCl2 के साथ कराई जाती है B, फिर इसकी NaN3 के साथ कराई जाती है C, और फिर उसको बाद में हीट कर दिया जाता है तो D मिलता है। अब ये कह रहा है जो उत्पाद D है वो किस टाइप का उत्पाद है, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ ये रिएक्शन हुई है किसकी, टाइलिन की रिएक्शन हुई है, किसके साथ हो रही है, यहाँ पर KMnO4 की उपस्थिति में हो रही है। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर टाइलिन की अगर रिएक्शन करवाओगे, ठीक, टाइलिन की अगर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका बन जाएगा C6H5COOH लग जाएगा, ठीक। और अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट देखें B की बात करें तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, SOCl से रिप्लेस हो जाएगा सेकेंड वाले में B के लिए। फिर उसके बाद B के बाद NaN3 होगा, NaN3 यानी कि थर्ड वाली पार्ट की अगर बात करें तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर NaN3 के साथ रिएक्शन हो रही है, यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ पर C लग जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आपका देखो कैसे होगा, C वाले प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये ऑलरेडी है SOCl2 लग जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर C और यहाँ आपका N3 लग जाएगा और ऊपर आ जाएगा आपका O डबल बॉन्ड, ठीक। ये हो गया C। अब इसको और हीट किया गया, क्या किया गया, और हीट किया गया तो ये बन जाएगा साइनेट, ठीक, NCO ये वाला आपका समूह बन जाएगा। तो क्या हो गया ये फेनिल साइनेट, ठीक, आइसोसाइनेट। तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, फेनिल आइसोसाइनेट। समझ आया, क्लियर है। चलो तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो गया। नेक्स्ट 79 क्या कह रहा है, चालकता सेल जिसमें विद्युत अपघट्य का जो विलयन है वो क्या है, जिसकी सांद्रता 0.1 मोलर है, उसका प्रतिरोध 100 ओम है और विलयन की चालकता 1.29 मीटर इनवर्स यहाँ पर है जो चालकता दे रखी। उसी सेल में अगर 0.02 मोलर का विद्युत अपघट्य विलयन भरा जाए तो जिसका प्रतिरोध 520 है, तो 0.02 m विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता बताओ। यहाँ पर आपको मोलर चालकता आपको बतानी है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की बात हो रही है। क्या होगा यहाँ पर, अगर हम सेल स्थिरांक की बात करें, सेल स्थिरांक की बात करें तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सेल स्थिरांक से जो हमारी चालकता है और गुणे प्रतिरोध कर दो। चालकता आपको देखो कितनी दे रखी है, प्रतिरोध 100 दे रखा है, 0.1 और 0.129 और क्या कर दोगे इंटू 100 कर दो, 100 ओम दे रखा है। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से सेल स्थिरांक क्या आ जाएगा आपका 129 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद अगर दूसरी चीज देखो तो यहाँ पर अगर हम विशिष्ट चालकता की बात करें तो विशिष्ट के लिए 129 अभी अभी आपने देखा, फिर उसके बाद ओम कितना दे रखा है 520, ठीक। अब देखो हमारे पास दो वैल्यू है, अब फॉर्मूला कौन सा हम यूज करेंगे मोलर चालकता के लिए, K/C, कप्पा/C। अब जो भी वैल्यूज आपने अभी अभी देखी है, क्या देखा है 129 बटे 520, ठीक, इनटू अब यहाँ पर जो चालक सांद्रता की बात करें वो हो गई 1/0.02, ठीक। उसके बाद देखो 129 है, फिर उसके बाद 1/0.02 हो गया। अब उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर आप रख दोगे 1000 से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो। अब जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज आएंगी, जो वैल्यू आएगी वो आपकी 124 समथिंग आएगी, कितनी आएगी 124 और 10⁻⁻⁴ सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया, ठीक है।
पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है एसिटिलानाइड का नाइट्रीकरण जलीय अपघटन कराने पर देता है, यानी कि एसिटिलानाइड का पहले नाइट्रीकरण कराया फिर उसका जलीय अपघटन कराया, तो हमें इनमें से कौन सा आंसर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर रिएक्शन लिखें, ठीक, यहाँ पर क्या है एसिटिलानाइड दे रखा है, तो अगर हम देखें ये क्या हो जाएगा NHCOCH3। अब क्या कह रहा है ये देखते जाना। अब ये बोल रहा है कि हमने क्या कराया, पहले इसका नाइट्रीकरण कराया। जब इसका आप नाइट्रीकरण कराओगे तो जाहिर सी बात है सेम जो है नीचे यहाँ पर NO2 आकर जुड़ जाएगा, ये सेम रहेगा, ठीक, ये क्या रहेगा NHCOCH3 और यहाँ पर NO2 समूह आकर जुड़ जाएगा, ठीक। नाइट्रीकरण तक तो समझ आया। फिर उसके बाद इसका क्या करा देंगे हम जलीय अपघटन करा देंगे। तो जब जलीय अपघटन आप कराओगे इसका तो क्या हो जाएगा, यहां से ये पार्ट निकल जाएगा और H आकर यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर NH2 और NO2। आप देखो एनिलीन बन गया ये, यहाँ पर अगर हम देखें नाइट्रो एनिलीन, लेकिन कौन सी पोजीशन भरे हैं, देखो यहाँ पर नाइट्रो एनिलीन के दो ऑप्शन दे रखे हैं पैरा और मेटा, तो कौन सी पोजीशन है पैरा, तो आंसर क्या हो गया पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक। बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए। इतना समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न कार्बोक्सिलिक अम्ल को उसके घटते हुए अम्लता के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दे रखे हैं पैरा नाइट्रो और मेटा का दे रखा है, और यहाँ पर क्या है फेनिल समूह है और उसका अम्ल, ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ऑर्थो डायरेक्टिंग, ठीक है, यानी कि 2 वाले सबसे ज्यादा होंगे, तो 3 है यहाँ पर 4 काट दिया। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका पैरा आएगा या कौन सा आएगा पैरा या मेटा, तो सबसे ज्यादा फिर पैरा वाला होगा, यानी कि 2 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है निम्न में से किसकी बंद कोटि सबसे ज्यादा होगी, बंद कोटि बतानी है। O2 की बताओ कितनी होगी, O2 की बंद कोटि 2 हो जाएगी, ठीक। अगर O2 प्लस की बात हो रही है, इसकी बंद कोटि कितनी हो जाएगी, फिर 2.5 हो जाएगी, ठीक। सेम O2 माइनस के लिए अगर हम यहाँ पर पूछें तब कितनी होगी, O2 माइनस के लिए 1.5 होगी, N2 के लिए 14 डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन तो 3, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन पर 3 होती है तो 3। अब पूछा क्या है किसकी सबसे ज्यादा है, तो 4th वन सबसे ज्यादा N2 की है। क्लियर, समझ आया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ मान क्या दे रखा है, E1 E2 E3 है। तो आपको यहाँ पर सेल के मान दे रखे हैं और आपको बताना है किसका मान किससे ज्यादा है, आपको एक सीक्वेंस बताना है। 3 रिएक्शन यहाँ पर सेल की अभिक्रियाएं दे रखी हैं। तो अगर हम Q1 के लिए याद करें, Q1 के लिए देखें तो ये कितनी है 1/0.1 कर दें इसे, ठीक है, क्या हो जाएगी 1/0.1। इसी तरह Q2 के लिए करोगे कितनी हो जाएगी 1/1। Q3 के लिए कितनी करोगे अगर देखोगे तो 0.1/1, ठीक, ये 3 हो जाएगी। अब ई सेल की अगर हम बात करें, ई सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि 1/Q हो गई। अब इस हिसाब से जो सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा, अब इसे सॉल्व करो, यहाँ पर ये कितनी आ जाएगी, ये है 1/0.1, ठीक है। 1/0.1 की अगर बात करो तो ये 10 बन गई समथिंग, ठीक, 1/1, ठीक है। अगर थर्ड की बात करो 0.1/1, ठीक, तो ये कितनी 0.1 फाइनल जो रिजल्ट है। अब इसी में अगर देखोगे तो E3 की सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे कम, ई सेल उसका सबसे ज्यादा, फिर E2, फिर E1, क्योंकि E1 सबसे ज्यादा है तो सबसे कम हो जाएगा। तो 3, 2, 1 कहाँ आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 84, ये कह रहा है धनात्मक विचलन का उदाहरण होगा, ठीक है। उदाहरण क्या है, धनात्मक है ये, घनात्मक नहीं, ठीक है, धनात्मक विचलन यानी कि पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर, तो यहाँ पर आंसर है एथिल अल्कोहल और जल, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाए, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी, यानी कि 85
85 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर मेथिल आयोडाइड के वुड्स अभिक्रिया से क्या बन रहा है, इससे कार्बनिक यौगिक कोई X प्राप्त हो रहा है। अब ये कह रहा है निम्न में से कौन सी अभिक्रिया से भी वही उत्पाद हमें मिलेगा जो उसकी वुड्स अभिक्रिया कराई किसकी, मेथिल आयोडाइड के साथ। ठीक, अब सेम ही उत्पाद हमें चाहिए, तो मेथिल आयोडाइड की जब आप रिएक्शन करवाओगे, मेथिल आयोडाइड के 2 मोल लिए और क्या शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाओगे, वुड्स अभिक्रिया है, तो हमें सिंपली यहाँ पर हाइड्रोकार्बन मिलता है, कौन सा, C2H6। आप फर्स्ट ऑप्शन देखें यहाँ पर C2HCl, C2,5HCl और Li एल्यूमिनियम हाइड्रेट, ठीक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ C2H6 ही मिलता है, तो यही ऑप्शन हमारा राइट है, क्योंकि जो X हमें यहाँ पर मिला है वही सेम उत्पाद हमें इस अभिक्रिया से मिल गया, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलो यहाँ पर ये H जुड़ जाएगा और बाकी ये निकल जाएगा। नेक्स्ट 86 कह रहा है श्रृंखला में, ठीक है, ये श्रृंखला होगा, श्रृंखला में बिना कार्बन के नंबर बदले हुए एल्किल हैलाइड से प्राथमिक अमीन्स बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। अच्छा, फर्स्ट विधि की अगर हम बात करें हफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, तो इसमें एक कम कार्बन की श्रृंखला मिलेगी, एक कम कार्बन, जब आप अमाइन बनाओगे तो एक कम कार्बन श्रृंखला मिलेगी, यहाँ पर सेम मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर जैसी कार्बन की संख्या है वही मिलेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा गार्बिल थैलेमाइड संश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट हो जाएगा। समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगा समय 70 मिनट है। ठीक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बताओ, अभिक्रिया का आपको वेग स्थिरांक बताना है जिसको कंप्लीट होने में 90% पूर्ण होने में कितना समय लगा, 70 मिनट लगा है। अब देखो यहां पर क्या करना है, फॉर्मूला 2.303 अपॉन टी पता है आपको, आप क्या कर दोगे, लॉग आर अपॉन लॉग आर नॉट अपॉन आर, इस तरह से भी लिख सकते हैं। बाकी एनसीईआरटी में और भी तरीके हैं लिखने के लिए, अलग अलग तरीके हैं। तो यहां पर अगर आप देखो टाइम दे रखा है आपको 70 मिनट। ठीक, वेग स्थिरांक आप निकाल लोगे, आर नॉट और आर की अगर बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो समझते हैं, ये कह रहा है ये 70 मिनट मान लो इनटू लॉग, आप देखो 90% पूर्ण हुई, यानी कि 90% पूर्ण हुई तो कुछ 100 होगी। ठीक, कुछ 100 होगी जिसमें से 10 90% पूर्ण हुई 10 बचे। ठीक, तो ये log 10 हो गया, 1 हो गया, यानी कि इसका डिवाइड कर दो, जो आंसर मिलेगा वही आपका, जो सॉल्यूशन होगा वही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो गया, डायरेक्ट 1 हो गया, ये 1 हो गया। आप देखो इसे डिवाइड करो तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, फिर आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ, ऑप्शन आपका आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 0.0329 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 88 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर सीरियम है, लेंथेनम है और यहाँ पर इटरबियम वगैरह, इन सब की आयनिक त्रिज्याएं बढ़ने का सही क्रम होगा। अगर हम सीरियम की बात करें तो सीरियम से जब हम आगे जाते हैं तो पहले तो इंक्रीज होती है, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, पहले क्या होता है, यहाँ पर आगे जाने पर बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो उस हिसाब से क्या होगा हमारा, उसके बाद इधर लेंथेनम अगर आ जाए तो वहां पर बढ़ने लगेगी, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है लेंथेनम। ठीक, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में प्राप्त मुख्य उत्पाद क्या होगा। आप देखो यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है H2SO4 से, यानी कि अम्लीय उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई गई है, तो ये उत्पाद पूछ रहा है क्या होगा। ठीक, अब देखो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर हम क्या करें, सिंपली अगर OH निकालें, अगर हम OH निकाल रहे हैं, ठीक, तो जो स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहा होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। यहां से निकालेंगे ये कार्बोकैटायन बनेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा, इधर से अगर हम ऐसे करें तो यहाँ पर अगर OH माइनस इधर से निकाल ले तो ये कार्बोकैटायन, अगर देखें तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, यानी कि जो हमारा मुख्य प्रोडक्ट होगा ये भी बनेंगे, पर जो मुख्य प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा, जो कि कैसा होगा, स्थायी होगा, स्थायी होगा। तो यही हमारा थर्ड आंसर हो गया। और 1 और 2 का मिश्रण समान अनुपात में नहीं होगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर निर्भर करेगा।
नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में बफर विलयन कौन है। देखो ये है वीक एसिड, एसिटिक अम्ल और सोडियम एसिटेट का मिश्रण, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये उसी का ही सॉल्ट है। फिर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सेम अमोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करें वीक एसिड, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि वीक बेस का क्या हो गया यहाँ पर, ये अगर हम देखें तो ये उसका सॉल्ट, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा ये बेस, ठीक, HCN NaCN। तो यहाँ पर अगर बफर की बात करें हम, अगर हम यहाँ पर बफर की बात करें तो जहां तक सारे ही हमारे बफर को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है 91 नंबर का, यहाँ पर एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब ये रिएक्शन Br2 और KOH की उपस्थिति में हो रही है तो हमें A मिला। उसके बाद यहाँ पर HNO2 और PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई तो B मिला। ये कह रहा है यौगिक B बताओ, यौगिक B क्या होगा ये आपको पहचानना है। अब यहाँ पर अगर हम A की बात करें तो A अगर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो O हटकर क्या लग जाएगा, CH3 CH2 NH2 बन जाएगा, ठीक, CH3 CH2 NH2 ये, ठीक। उसके बाद सेम अगर अभिक्रिया B की हम बात करें, B का फिर ये किसके साथ हुई है, अगर हम देखें यहाँ पर HNO2 और PCl5 के साथ हुई है, ठीक। तो यहाँ पर यही अभिक्रिया ये बना लेगी हमारा CH3 CH2 और Cl। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन गलत। नेक्स्ट 92 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों के साथ ये रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, यानी कि उभयधर्मी है। V2O5 की अगर बात करो तो ये तो उभयधर्मी है, लेकिन V2O3 कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक, ये क्षारीय ऑक्साइड होता है। FeO की बात करो, ZNO पहचान में आ रहा है ये उभयधर्मी है, ठीक, लेकिन ये कैसा है, क्षारीय है। Cr2O3 और V2O5 ये दोनों ही उभयधर्मी हैं, ये दोनों ही उभयधर्मी हैं। V2O3 क्या हो गया, क्षारीय हो गया। तो इस हिसाब से यानी कि जो दोनों उभयधर्मी पूछा गया है वही आंसर होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 93 का देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गैर सुगंधित नहीं होगा, ये होगा अनएरोमेटिक है, ठीक, अनएरोमेटिक की बात हो रही है, ठीक है, समझ आया, अनएरोमेटिक होगा। अब देखो अनएरोमेटिक, एरोमेटिक के लिए क्या शर्तें होती है, हकल नियम, ठीक, उसके बाद और भी शर्तें होती है, डीलोकलाइजेशन, अब यहाँ पर मतलब कॉन्जुगेशन, ठीक। अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, ये लोन पेयर 6 पाई, ठीक। इसी तरह कौन अनएरोमेटिक है, ये तो है। अगर यहाँ पर देखें तो 1 2 2 4, यहाँ पर कितने हो गए, 2, ठीक है, यहाँ कितने हो गए, 2 पाई हो गए, ये 2 पाई, ठीक। थर्ड में अगर देखें तो ये कितने, 2 2 4 2 6 2 8 पाई, तो यही लग रहा है जो नहीं हो सकता है, तो आंसर ये होगा, क्योंकि हकल नियम 2 4 6 इस तरह से बढ़ता है। सेम यहाँ देखो 2 2 4 2 6, यहाँ पर 6 पाई, ठीक। तो थर्ड होगा जो अनएरोमेटिक होगा, थर्ड वाला, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ 8 पाई हो रहा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये कह रहा है 94 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म में दोनों यौगिकों का sp3 संकरण होगा, दोनों यौगिक का, इसका तो sp है, ठीक, तो ये तो कट गया, सिंपल, ठीक है। BH2 का क्या है, sp है, और इसका sp3 है, इसका क्या है, sp3 है, तो ये तो नहीं होगा। NF3 और H2O की अगर बात करो तो यहाँ पर NF3 और H2O लग रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर भी तीनों बॉन्डेड, ठीक, और एक लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर sp3 हो जाएगा, यहाँ पर sp3 हो जाएगा, यहाँ पर ये sp3 है। और BF3 की अगर बात करोगे तो ये भी गलत, दोनों का sp3 होना चाहिए, H2SBF3 ये भी नहीं होगा, तो यही हमारा राइट आंसर है, कौन सा यौगिक में दोनों sp3 संकरित होंगे, तो ऑप्शन नंबर 2, 94 का दूसरा।
नेक्स्ट 95 नंबर, ये क्या कह रहे हैं, समान आयतन 0.1 m AgNO3 और 0.m NaCl को क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, तो मिश्रण में NO3 माइनस आयन की सांद्रता क्या होगी आपको बताना है। ठीक, इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। अब M1 की बात करें, सांद्रता दोनों के लिए समान है, अगर यहाँ पर देखो तो M1 क्या हो गया आपका 0.1, दूसरे के लिए पूछी गई है, ये हो गया 0.1। V1 की अगर बात करोगे तो देखो V1 अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, V आयतन, सांद्रता पूछी गई है। M2 की अगर आप बात करोगे, M2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, M2 देखो M1 आपको दे रखा है, M2 भी अगर हम देखें सेम यहां पर निकाल लेंगे तो ये कितना हो गया, M2 इंटू V2 क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, समान आयतन है यानी कि V2 इसको हम क्या रख सकते हैं 2V। ठीक, अब ये कह रहा है कि आयन की सांद्रता बताओ। ठीक, आयन की सांद्रता बताओ, तो ये V से ये V कट गया, ये 2 डिवाइड में आ गया, M2 निकाल लोगे यहां से, सांद्रता कितनी हो गई 0.05 m। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, समझ आया इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन समान, ये है असमानुपातन, डिसप्रपोर्शनल पूछा गया, असमानुपातन अभिक्रिया। ठीक, डिसप्रपोर्शन बोलते हैं, अभिक्रिया नहीं दिखाता है, तो यहाँ पर थर्ड आंसर राइट है। अगर देखोगे यहाँ पर सेम जो हमारा एलिमेंट है उसी की ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, वहां पर असमानुपातन का मतलब क्या होता है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर देखो सेम यहाँ पर भी, तो इसीलिए ये क्या हो गया, कौन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है, बाकी सब असमानुपातन दिखा रहे होंगे, ये नहीं दिखा रहा होगा, ये सेम रहने वाला है। क्लियर, समझ आया। चलो अब नेक्स्ट 97 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 97 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 3 pH के 100 ml A को 5 pH के 100 ml B में मिलाने पर विलयन का pH कितना होगा। अब आपको ये बताना है, मतलब पूरा मिश्रण जो बनाया गया उसका ओवरऑल pH आपको ज्ञात करना है। ठीक, कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा N1V1 प्लस N2V2 और इक्वल्स टू N3V1 प्लस V2। ठीक है, अब क्या करना है, वैल्यूज रख दो फटाफट। N1 की बात करें 10 टू द पावर -3, V1 100 दे रखा है, प्लस यहाँ पर N2 की बात करें तो उसके लिए भी देखो 5 है, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। V2 की बात करो तो 100 है, ठीक 100 ही दिया है ना, हाँ दोनों के लिए, इक्वल्स टू N3 की बात करो तो वो आपको फाइंड आउट करना है, V1 V2 हो गया 200। ठीक, कॉमन ले लो 10 टू द पावर -3 प्लस 10 टू द पावर -5 अपॉन में क्या आ गया 200 आ गया, यानी कि 2 कर 2 से ये 2 हो गया। तो अब इसे और सॉल्व करो N3 के लिए, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 5.5 समथिंग वैल्यू मिलेगी इंटू 10 टू द पावर 5.05 5.05 इंटू 10 टू द पावर कितनी 4। ठीक, माइनस का 4। अब देखो फॉर्मूला pH इज इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर ये आ जाएगा, जो पावर में वो आगे आ गया तो 4 माइनस log 5। ठीक, इस तरह से लिख लोगे या 5.05 ऐड कर लो। ठीक, अब देखो 4 ये हो गया, इसकी वैल्यू समथिंग log 5 की वैल्यू अगर समथिंग आप देखोगे तो कुछ मिलेगी। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो pH की वैल्यू जो आ जाएगी 3.28 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी 3.28, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 3D इलेक्ट्रॉन के लिए कक्षक कोणीय संवेग क्या होगा। तो कक्षक कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है L+1 और H/2π। ठीक, अब देखो 3D इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है 3D, D का मतलब क्या होगा L के लिए, L इक्वल्स टू 2 है ना, L इक्वल्स टू 2, तो यहाँ 2 रख दो, 2 + 1 H/2π, 3 2 6 यानी कि √6 H/2π, यही राइट आंसर हो जाएगा। तो √6 H/2π, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया इतना। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है आइसोप्रोपिल एथिलीन HBr के साथ अभिक्रिया करती है तो A अधिक मात्रा में मिल रहा है, यानी कि मेजर वाला पार्ट जो हमें मिलेगा अधिकतम, वो कौन सा ऑप्शन होगा इन चारों में से? आइसोप्रोपिल एथिलीन की बात हो रही है, ठीक। अब देखो ऑप्शन में अगर देखो ये ब्रोमीन हटा दें, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही हमें यहाँ मिल रहा होगा, हटा देंगे तो ये 2 डिग्री, यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो 2 डिग्री बनेगा, ठीक। अब यहां से Br हटा दो, है ना, ये Br हटा दोगे, फिर उसके बाद यहाँ कार्बोकेटाइन आएगा, सेम यहां से Br हटा दोगे तो ये 3 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन ये 3 डिग्री बन जाएगा, यहां से Br हटा दो ये 1 डिग्री बन जाएगा, ठीक। अब देखो यहां पर सेम अगर देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है? 3 डिग्री होता है, तो 3 डिग्री कौन है? यही मेजर पार्ट हमें मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट होगा। क्लियर? चल, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। 100 नंबर का क्वेश्चन कथन कारण का है। कथन कह रहा है 2 मोल N2 3 मोल H2 से अभिक्रिया करते हैं और 2 मोल अमोनिया बनाते हैं, ठीक। यानी कि रिएक्शन दे रखी है N2 प्लस 3H2 और बना क्या? 2NH3, 2 मोल अमोनिया बने। अब ये कह रहा है कि कारण दिया है N2 जो है वो आधिक्य में है और H2 सीमांत अभिकर्मक है, यानी कि H2 क्या है? अभिक्रिया की सीमा को, अभिक्रिया के होने की सीमा को तय करता है कि अभिक्रिया कब तक चलेगी। तो सीमित मात्रा में जो है वही क्या कहलाता है? सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे? मोल दे रखे हैं, स्टाइकियोमेट्रिक कांस्टेंट देख लो, यहाँ पर मोल दे रखा है और यहाँ पर अगर देखोगे इसके कितने मोल दे रखे हैं? H2 के 3 मोल दे रखे हैं, तो यहाँ 1 आ गया। यहां पर देखोगे तो 2 मोल दे रखे हैं और एक स्टाइकियोमेट्री दे रखा है इसका, यहां पर एक इसका स्टाइकियोमेट्री और 2, तो 2/1 यानी कि ये 2 आ गया और ये 1 आ गया, तो ये कम है, ये कम है, ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि सीमांत अभिकर्मक है। समझ आया? तो कथन और कारण दोनों सत्य है ना। कथन और कारण क्या है? दोनों ही सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। समझ आया? क्लियर है? चल, यानी कि जो 100 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन आपका है 76 to 100 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो ऐसे ही हम लोग अपने नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।